हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, विजन का जो PT365 है, इसकी क्लासेस हम जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 5 क्लासेस आपको दे दी हैं। आज की जो क्लास है वो 6 क्लास है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। जो बच्चे नए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। लाइक कमेंट भी कर सकते हैं आप। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हमने लगभग आधा जो मैगज़ीन है वो कंप्लीट कर लिया है, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो टॉपिक है हमारा घरेलू हिंसा से जो संबंधित महिलाओं के जो संरक्षण के लिए अधिनियम है उसके बारे में है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में, ठीक है। सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में देखेंगे तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू हुए 20 वर्ष हुए हैं, इसलिए चर्चा में हो सकता है, ठीक है। अब इस एक्ट के बारे में समझें। घरेलू हिंसा वाले में तो इस अधिनियम का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक। अब भारत महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन पर अभिशमन यानी कन्वेंशन ऑन द elimination of all forms of डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, का हस्ताक्षर करता होने के नाते घरेलू हिंसा को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता देते हुए इस पर विशेष कानून बनाने के लिए बाध्य था, ठीक। अब अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है उसके बारे में देखें तो घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक दुर्व्यवहार सहित वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी शामिल है, ठीक है। पीड़ित महिला या उसके रिश्तेदारों को अवैध दहेज की मांगों के माध्यम से परेशान करना भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। दायरा समझें इसका तो यह घरेलू संबंधों में रहने वाली सभी महिलाओं पर लागू होता है, ठीक। विवाह, लिव इन संबंध, पारिवारिक संबंध और साझा घर इसमें आते हैं। महिलाओं के अधिकार के बारे में देखें तो साझा घर में रहने का अधिकार, स्वामित्व के बावजूद, ठीक है, बच्चे की अस्थायी कस्टडी प्रदान करना, राहतों में घरेलू हिंसा के कृत्यों को रोकने के लिए संरक्षण आदेश, अपने और बच्चों के भरण पोषण के लिए मौद्रिक आदेश और नुकसान के लिए मुआवजा आदेश शामिल है इसमें, ठीक है। संस्थागत ढांचा देखें तो संरक्षण अधिकारी जो कि पीड़ितों की सहायता, समन्वय, कानूनी सहायता प्रदान करने और आदेशों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। वे शिकायतों की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने और कार्यों को निर्वहन में सहायता करने के लिए बाध्य है, ये ऐसा करने के लिए, ठीक है। आगे देखें तो सेवा प्रदाता के बारे में दिया है, जो परामर्श, आश्रय, चिकित्सा सहायता और कानूनी प्रदान करने वाले एनजीओ और सरकारी एजेंसियां इसमें आते हैं, ठीक है। सरकारी कर्तव्य के बारे में देखें तो हितधारकों के बीच जागरूकता, प्रशिक्षण और समन्वय को बढ़ावा देना इनका कार्य है, ठीक है। प्रक्रिया और प्रवर्तन के बारे में समझें तो समयबद्ध न्याय यानी कि पीड़ित महिला 60 दिनों के भीतर तत्काल नागरिक उपचार प्राप्त कर सकती है, ठीक है। साक्ष्य जो कि व्यवस्थित महिला की एकमात्र गवाही सबूत के रूप में स्वीकार्य है, केवल महिला की गवाही स्वीकार कर ली जाएगी, जिससे पीड़ित पर बोझ कम हो जाता है, ठीक है। दंड के बारे में देखें तो अदालती आदेशों का उल्लंघन कारावास, जुर्माने से दंडनीय है ये, ठीक। अब अगला है पॉश अधिनियम, ठीक है, POSH। इसके बारे में देखें तो ये अधिनियम 2013 में आया और इस अधिनियम के बारे में अगर जाने तो पी का मतलब होता है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं को जो सुरक्षित वातावरण देना, जैसे किन-किन चीज़ों को रोकना, जैसे उत्पीड़न को रोकना, शिकायतों का निवारण करना, ठीक है? जैसे इसको हिंदी में आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि रोकथाम, प्रतिषेध और
प्रतितोष अधिनियम 2013, ठीक है। अब सुर्खियों में क्यों है ये? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जो कि पॉक्सो अधिनियम 2013 के दायरे का विस्तार किया गया है, ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य देखें इसके बारे में, तो डॉक्टर सोहेल मलिक बनाम भारत संघ और अन्य वाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने संगठन के बाहर के व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर प्रताड़ित महिला अपने स्वयं के कार्यस्थल की आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है, ठीक है। आगे है यह व्यथित महिला के कार्यस्थल पर गठित जो कि आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी को दूसरे कार्यस्थल के कर्मचारी पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है ये, ठीक है। इस अधिनियम के बारे में देखें जो मुख्य प्रावधान है, तो उत्पत्ति यानी 1997 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा निर्देश, ठीक। यौन उत्पीड़न की परिभाषा, इसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक अवांछित कृत्य या व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से या संकेत के माध्यम से शामिल है। कौन कौन से? तो शारीरिक संपर्क या अनुचित निकटता, ठीक है, इसमें शामिल है। यौन संबंधों के लिए मांग या अनुरोध करना इसमें शामिल है। यौन आशय वाली टिप्पणियां करना, आगे अश्लील सामग्री यानी पोर्नोग्राफी दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक आचरण इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें से कोई एक या कोई एक से अधिक भी चीजें होंगी तब भी आपके लिए ये घातक होगा, यानी कि इसमें जो है यौन उत्पीड़न की में शामिल होगा, ठीक है। कार्यस्थल की परिभाषा के बारे में देखें तो ऐसा कोई भी स्थान जहां कर्मचारी नौकरी के कारण या नौकरी के दौरान जाता है, इसमें नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवहन सुविधा भी शामिल है, ठीक है। कार्यस्थल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र शामिल हैं, यानी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में ये शामिल है, ठीक है। पीड़ित महिला के बारे में देखें तो इसमें सभी महिलाएं शामिल हैं, आयु या रोजगार स्थिति की परवाह किए बिना। यह संगठित और असंगठित क्षेत्र सरकारी और निजी क्षेत्र पर भी लागू है, ठीक है। इसमें ग्राहक, उपभोक्ता और घरेलू कामगार भी शामिल हैं। शिकायत निवारण तंत्र यह दो स्तरों पर कार्य करता है, ठीक, आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति, ठीक है। अब जो स्थायी शिकायत समिति की संरचना, इसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। स्थानीय शिकायत समिति के बारे में दिया गया है, अध्यक्ष सामाजिक कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित महिला और जो महिला के हितों के प्रति समर्पित हो उसको अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य जिसके ब्लॉक, तालुका या तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से कोई एक सदस्य के रूप में होगा। 2 सदस्य जिनमें से कम एक महिला होगी। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ या महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित संघों में से कोई एक होगा, ठीक है। संबंधित अधिकारी जो पदेन सदस्य के रूप में देखें तो जिले में समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित होगा। कार्यकाल जो आईसीसी और एलसीसी यानी कि जो आपकी यहाँ दी हुई है, यानी कि आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति के बारे में, तो के सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। दोनों ही समितियों का जो कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। शक्तियां यानी कि आईसीसी एलसीसी दोनों के पास दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां होंगी, ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में देखें तो यहाँ पहलू की बात की गई है, तो मुख्य प्रावधान क्या है जिसमें शिकायत समिति, ठीक है, शिकायत समिति होगा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया होगी, सुलह होगी, जांच होगा, दोष के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाएगी, अपील है, झूठी शिकायत है, निजता सुनिश्चित करना। तो एक एक करके समझते हैं। तो शिकायत समिति के बारे में देखें तो आंतरिक शिकायत समिति 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान के लिए अनिवार्य है। न्यूनतम 4 सदस्य जिसमें न्यूनतम 50% महिलाएं हों, इससे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। 10 से कम जो है श्रमिकों के लिए जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन इसमें शामिल है, ठीक। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को समझें तो पीड़ित महिला है उससे प्रतिनिधि द्वारा 3 महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए, ठीक है। और ये जो शिकायत समिति है, आंतरिक सेवा समिति, तो जो इस द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है, इस अवधि को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आईसीसी सुलह का प्रयास कर सकती है लेकिन कोई मौद्रिक समझौता नहीं हो सकता, ठीक है, सुलह की बात की जाए तो। जांच की बात की जाए तो आईसीसी मामले को पुलिस को संदर्भित कर सकती है या स्वयं पूछताछ कर सकती है। 90 दिनों की समय सीमा और 10 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। वहीं दोषी के खिलाफ कार्रवाई के बारे में देखें तो ये जो समिति है आईसीसी सेवा नियमों के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश करती है, ठीक।
अब पीड़ित महिला या प्रतिवादी 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं, 90 दिनों के भीतर, ठीक है? और ये जो समिति है शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है। कार्यवाही की शिकायत यानी कि झूठी शिकायत के रूप में एक कार्यवाही की शिकायत कर सकती है। निजता सुनिश्चित करना तो पहचान और विवरण खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? ये एकदम गुप्त रहेगा। आगे देखें तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए उठाए गए अन्य कदमों के बारे में, ठीक है? कौन-कौन से अन्य कदम? तो यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस, इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच, ट्रैकिंग की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ठीक? वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में देखें, जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श, अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है? यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली, इसमें देखें तो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार यौन हिंसा के मामले में समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रैकिंग करने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है? स्वाधार गृह योजना के बारे में देखें तो यह अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव सामना करने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए, ताकि वे गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें, ठीक है? उज्ज्वला योजना, ये सामाजिक एकजुटता के माध्यम से यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना, ठीक है? अब आगे देखें तो विदेशी जो अंशदान विनियमन अधिनियम यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के बारे में चलिए समझते हैं। सुर्खियों में क्यों है? तो सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत दो गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के पंजीकरण के नवीकरण को मंजूरी न देने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है, ठीक है? और केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन के आधार पर पंजीकरण के नवीकरण को खारिज कर दिया था, ठीक है? इसलिए ये चर्चा में आया। अब इस जो एक्ट की धारा 7 के बारे में समझें, तो यह धारा किसी भी व्यक्ति, संगठन को जिसने अधिनियम के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त किया है, ऐसे फंड को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है? अब अपवाद देखें इसका तो किसी अनिवासी भारतीय द्वारा अपनी व्यक्तिगत बचत से सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किए गए अंशदान को विदेशी अंशदान नहीं माना जाता, ठीक है? चलिए अब विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के बारे में देखें तो विदेशी अंशदान का अर्थ है किसी विदेशी व्यक्ति संस्था द्वारा किसी वस्तु, मुद्रा या प्रतिभूति का दान या वितरण या हस्तांतरण होता है, ठीक है? अब जो विदेशी अंशदान अधिनियम एक्ट 2010 के बारे में देखें तो एफसीआरए का कार्यान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसी एनजीओ की पूर्व की गतिविधियों की जांच के आधार पर अंशदान प्राप्ति को मंजूरी देने या खारिज करने में गृह मंत्री यानी कि गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है? अब 2020 में संशोधन के बाद अ, जो विदेशी आपका अंशदान अधिनियम है, इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में समझें तो विदेशी फंड के बारे में देखें तो विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति यानी कि एनजीओ के पंजीकरण के साथ साथ इसके प्रत्येक दावधी का आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है, ठीक? विदेशी धन प्राप्ति पर प्रतिबंध मामले इसको दिया गया है कि विदेशी अंशदान को कौन सा प्राप्त नहीं कर सकता, विदेशी अंशदान को कौन प्राप्त नहीं कर सकता? तो देखिए चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं प्राप्त कर सकते, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी प्राप्त नहीं कर सकते, पत्रकार या समाचार पत्र या मीडिया प्रसारण कंपनियां नहीं प्राप्त कर सकती, विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्य या उसके पदाधिकारी नहीं कर सकते, राजनीतिक प्रकृति के संगठन नहीं कर सकते, ठीक? अब एफसीआरए के खाता देखें तो निर्धारित एफसीआरए खाता विदेशी धन प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की मुख्य शाखा में खाता होना अनिवार्य होता है, ठीक है? इस खाते में केवल विदेशी अनुदान ही प्राप्त या जमा किया जा सकता है, कोई अन्य पैसा नहीं किया जा सकता। यह धन किसी अन्य व्यक्ति या एनजीओ को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब इस एक्ट के पंजीकरण की वैधता के बारे में समझें तो पंजीकरण की वैधता 5 वर्षों के लिए होगी, यानी कि एनजीओ को पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है? प्रशासनिक कार्य के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा की बात की जाए तो निधि का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए प्राप्त किया गया है, ठीक है? इस निधि की अधिकतम 20% राशि प्रशासनिक खर्च में उपयोग किया जा सकता है।
पहले अधिकतम 50% थी, जो 20% कर दी गई है। ठीक है, 50% राशि प्रशासनिक खर्चों में खर्च किया जा सकता था, इसको बदल दिया गया है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसके बारे में देखें तो वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सरकार जांच के बाद प्रयुक्त विदेशी अंशदान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है, उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा वक्फ विधेयक यानी वक्फ संशोधन विधेयक 2025। वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी चर्चा में था। सुर्खियों में देखें तो हाल ही में संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। ठीक है, वक्फ के बारे में समझें तो वक्फ एक प्रकार की धर्मार्थ संपत्ति है, जिसमें कोई व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक कल्याण जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल आदि बनाने के लिए अपनी संपत्ति दान करता है। ठीक, इतिहास इसका देखें तो वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका उल्लेख है हदीस इस्लामिक परंपराओं में ये मिलता है। ठीक, 8वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रांतीय और जिला अधिकारियों जैसे सदर ए सूबा और सदर ए सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय प्रशासन के पास होता था। ठीक, आधुनिक वक्त की अवधारणा देखें तो इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर के समय अस्तित्व में आई थी ये। ठीक, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। क्या क्या है तो मुख्य उद्देश्य देखें इसका तो वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, हितधारकों का सशक्तिकरण, कुशल सर्वेक्षण प्रभावी बनाना। ठीक है, वक्फ बनाने की शर्तें क्या है तो केवल कानूनी रूप से संपत्ति के मालिक को वक्फ बनाने का अधिकार होगा। वक्फ अल औलाद बनाने से उत्तराधिकारियों यानी कि विशेष रूप से महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। ठीक, अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण अगला है। अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण सभी वक्फों को 6 माह के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज कराना होगा। वक्फ अधिकरण इस अवधि को बढ़ा सकता है। ठीक, आगे देखें वक्फ की गलत घोषणा। सरकारी परिसंपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यदि कोई विवाद उठता है कि कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ठीक, और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को। अभिलेखों का निरीक्षण देखा जाए अभिलेखों का निरीक्षण देखा जाए तो यह कार्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 यानी 75 के तहत किया जाएगा। ठीक, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण यह भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के परामर्श से भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा। ठीक है, केंद्रीय वक्फ परिषद के बारे में देखें तो केंद्रीय सरकार में वक्फ मामलों में मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और परिषद को वक्फ बोर्डों को निर्देश जारी करने और स्वप्रेरित कार्रवाई करने की शक्ति होगी। ठीक, अब नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्यों में संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि शामिल होंगे इसमें। ठीक है, केंद्रीय वक्फ परिषद में संबंधित सुर्खियों में उम्मीद पोर्टल के बारे में देखें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने वक्फ संपत्तियों के रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, एक उम्मीद केंद्रीय पोर्टल पूछा जा सकता है आपसे किस लिए कार्यरत है। ठीक है, उम्मीद पोर्टल के बारे में समझें तो कानूनन देखें तो यह एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक, प्रमुख विशेषताएं देखें तो सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग करेगा। जियो टैगिंग के साथ एक डिजिटल इन्वेंट्री का निर्माण, ऑनलाइन शिकायत निवारण, जीआईएस मैपिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक, अब महत्व देखें इसका तो यह पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है, साथ ही वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करता है जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल सेवा, ठीक है, आजीविका सृजन और सामाजिक कल्याण में भागीदारी। अनिवार्यता का सिद्धांत देखें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वक्फ इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है। ठीक है, यानी कि आवश्यक अंग इसको नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी। ठीक है, अनिवार्यता का सिद्धांत के बारे में देखें तो यह एक न्यायिक सिद्धांत है। इसे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए प्रतिपादित किया है कि कौन सी धार्मिक प्रथाएं अनिवार्य मानी जाएंगी और इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल आप 25 देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है उसमें।
ठीक है? इस सिद्धांत का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी धार्मिक प्रथा समानता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिकारों का उल्लंघन ना करे। ठीक है? तो ये कुछ मिसलेनियस वाले टॉपिक थे। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, शासन व्यवस्था एवं सामाजिक मुद्दे। ठीक है? जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जनगणना 2027। ठीक है? सेंसस के बारे में देखें तो सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 की संचालन की योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है? अब 2027 के प्रमुख विवरण को देख लेते हैं। तो चरणबद्ध तरीके से आयोजन, यह जनगणना 2 चरणों में संचालित होगी। ठीक है? पहला, मकान सूचीकरण और आवास जनगणना, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगी, और जनसंख्या जनगणना जो कि फरवरी 2027 से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है? अब पहले डिजिटल जनगणना, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, यानी मोबाइल ऐप का प्रयोग होगा, और जातीय जनगणना डेटा जो जनसंख्या गणना चरण के दौरान जनगणना में जाति संबंध आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। ठीक है? अब नई तकनीक देखें तो इसकी प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पोर्टल विकसित किया गया है। ठीक है? जनगणना एक सेवा के बारे में देखें तो इससे मंत्रालयों को स्पष्ट, मशीन पठनीय और कार्यवाही योग्य प्रारूप में डेटा उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है? सहभागिता समझे तो जनता को स्वगणना का विकल्प प्रदान किया जाएगा। ठीक है? भारत की जनगणना के बारे में एक राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि संवैधानिक जनादेश है, उसके बारे में देखते हैं। तो जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत एक संघ सूची का विषय आपसे पूछा जा सकता है कि जनगणना किस सूची का विषय है। ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा कि जनगणना राज्य सूची का विषय, जो कि गलत हो जाएगा। जनगणना किसका है? संघ सूची का विषय है, याद रखेंगे इसको। ठीक है? अब जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा शासित, तो यह अधिनियम संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया के संचालन के लिए विधिक आधार प्रदान करता है ये। ठीक है? महापंजीयन महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा संचालित के बारे में देखें तो यह निकाय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये। ठीक है? गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक? अब यहाँ पे देखें तो सूक्ष्म जो स्तर का डेटा एकत्र करना है, तो इसमें ग्राम स्तर तक जनसांख्यिकी, आवास, धर्म और साक्षरता की जानकारी शामिल होती है। ठीक है? क्या-क्या है इसमें? जनसांख्यिकी, आवास, धर्म और साक्षरता की जानकारी इसमें शामिल होती है। 2011 की 2021 की जनगणना स्थगित की थी कोविड-19 महामारी के कारण, जो 10 की जनगणना में देरी हो गई थी। यानी कि आप जानते होंगे कि 10 साल में जनगणना कराई जाती है। अभी तक जो है फाइनली 2011 में जनगणना हुई थी, उसकी जो डेटा है अभी तक जो है लागू है, चल रहा है। अब जो 2021 में होनी थी, जो कि नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से। ठीक है? अब क्या है कि ये 2027 में कराए जाने की बात चल रही है, यानी 2027 में कराई जानी है। ठीक है? अब यहाँ पे पहली जो जनगणना है 1872 में आयोजित हुई थी, सबसे हालिया जनगणना 2011 में पूरी हुई थी। कुछ तथ्य बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि अगर जनगणना की बात की जाए तो सबसे पहले, जब अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है जनगणना जैसी व्यवस्था का, वो है अर्थशास्त्र। पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? वहीं पे जो कौटिल्य जो थे, अर्थशास्त्र के लेखक थे जो, उन्होंने जनसंख्या, कर व्यवस्था और जो रिकॉर्ड रखने की बात कही थी। ठीक है? तो ये अर्थशास्त्र में हमको वर्णन मिलता है। वहीं पे अगर आप देखें इसको मध्यकाल के रूप में, तो मध्यकाल में आपको एक विवरण मिल जाता है, जो कि आपके जो अकबर साहब थे। ठीक है? तो अकबर ने क्या किया था कि अकबर जो आबादी और जो संसाधनों का लेखा-जोखा रखते थे, तो वहाँ पे भी आप एक तरीके से जो लेखा-जोखा है उसके रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? अब उसके बाद जो है ब्रिटिश काल ने इसका जो है एक तरीके से विवरण दिया। शुरुआत आप यहीं से मानते हैं। जो सबसे पहली जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1872 में। ठीक है? और ये किसने कराई थी? ये आपको याद होगा शायद, ये मेयो ने कराई थी, लॉर्ड मेयो द्वारा ये कराई गई थी। फिर 1881 में जो नियमित रूप से जनगणना कराना स्टार्ट हुआ, इसको हम मान लेते हैं कि 1881 से क्या है कि हर 10 साल पे जनगणना कराई जा रही है। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट आउट थे जो कि आपको पता होगा कि ये रिपन का नाम आता है यहाँ पे, लॉर्ड रिपन का। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ फैक्ट थे यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो स्वतंत्रता के बाद जो है जनगणना का अगर रूप देखें, तो स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना का स्टार्ट होता है, तो 1951 में आप देख सकते हैं। ठीक है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हर 10 साल में कराई जाती थी, तो 1951 में, फिर 1961 में हुई।
फिर 1971 में होती है, फिर उसके बाद 81 में हुई है, फिर उसके बाद 91 में हुई, ठीक है, उसके बाद 2001 में हुई, 2011 में हुई, उसके बाद का डेटा आपको पता है, ठीक। तो ये था हमारा। अब आगे देखते हैं महापंजीयन, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के बारे में, ठीक है। तो ये जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत नियुक्त होते हैं। मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। अब प्रमुख दायित्व देखें तो आवास और जनसंख्या जनगणना जनकल्याण, सॉरी, जनगणना जनगणना का संचालन करना, ठीक है। और नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसका जो है संचालन जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत किया जाता है। यह अधिनियम जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है, ठीक है। अन्य कार्य देखें तो नमूना, ठीक है, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और मातृभाषा सर्वेक्षण आदि इसमें दायित्व के रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा आधार। तो आधार के बारे में देखें क्यों है सुर्खियों में। तो राष्ट्रीय कृषि मंत्रालय ने ई नाम, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और किसानों के समूह हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है, इसलिए चर्चा में है, ठीक है। आधार की विशेषताएं देखें तो विशिष्टता, आधार 12 अंकों की एक अद्वितीय पहचान पत्र है। किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत बायोमेट्रिक से जुड़ी होती है। आप आधार के बारे में बेहद अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो आधार कार्ड होता है आपका, उस पे जो क्रम संख्या यानी कि जो नंबरिंग होती है, वो नंबर 12 नंबर का होता है। ये आपसे पहले पूछा जा चुका है और कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडी द्वारा जारी किया जाता है। इसे यूआईडीएआई द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है, ठीक है। क्रम रहित संख्या के बारे में देखें तो आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल जैसे विवरण शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। और पते और पहचान का जो प्रमाण है, यह भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। आपसे हालांकि पूछा जा सकता है कि नागरिकता के प्रमाण में आधार कार्ड शामिल है, तो आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं है, नागरिकता का प्रमाण ये नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे गलतियां करवा देते हैं, और यहीं से यूपीएससी कुछ इस तरीके से करता है कि आपको थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपसे गलती हो जाए। अब आगे देखें तो व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना के बारे में देखें तो इसमें नागरिक डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है। इसे देश में कहीं से भी ऑनलाइन प्रमाणित किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण देखें, यूआईडी से संबंधित जुड़े बैंक खातों का नेटवर्क निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है। लक्षित वितरण देखें तो केंद्र, राज्य सरकार, भारत की संचय निधि या राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित योजनाओं के तहत लाभ और सब्सिडी प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का आधार नंबर सत्यापन अनिवार्य कर सकती है। ये आधार अधिनियम 2016 के तहत देखा जा सकता है, ठीक है। आधार अधिनियम की संवैधानिकता, जो कि न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में देखी जा सकती है। इसके बारे में देखें तो के एस पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय 2018 में उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि की थी, ठीक है। न्यायालय के निर्णय के मुख्य निष्कर्ष देखें तो आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। अब जैसे-जैसे देखिए जो आर्टिकल आपके लिए चर्चा में आते हैं, वो आर्टिकल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आपको जानना ज़रूरी होगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 19 क्या कहता है, 21 क्या कहता है। जितने आर्टिकल इसमें आए होंगे, वो सब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा, ठीक है। जो समाज कल्याण की जो योजनाएँ होंगी, उसमें लाभ जो है लाभ प्राप्त करने के लिए आधार का अनिवार्य किया गया है। इसे बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखेंगे बिना इसके वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन अनिवार्यता इसकी नहीं है, ठीक है। राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि निजता के अधिकार का उल्लंघन है ये, ठीक। अब बीमा विनियामक यानी इरडाई ने बीमा कंपनियों को केवाईसी के उद्देश्य से मौजूदा या नए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से आधार और पैन फॉर्म 60 नंबर न मांगने की सलाह दी है। बीमाकर्ता केवाईसी के लिए आधार को केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं जब प्रस्तावक पॉलिसी धारक द्वारा इसे स्वेच्छा से प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, जबरदस्ती आपसे नहीं लिया जा सकता।
ये था आधार के बारे में। अब अगला टॉपिक है हमारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ओसीआई कार्ड के बारे में है ये। चलिए देखते हैं इसको। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो क्यों है सुर्खियों में। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 70 के तहत गंभीर आरोपों, दोषियों मामलों में ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या है नियम, आगे देखते हैं। तो ओसीआई कार्ड धारकों के लिए पात्रता पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था। ठीक, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था, जो उस राज्य क्षेत्र से संबंधित था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, जो ऐसे नागरिक का बच्चा या पोता या परपोता है, जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों का अवयस्क यानी माइनर बच्चा है, जो एक अवयस्क बच्चा है और जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से एक भारत का नागरिक है। ठीक है, और भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी यानी पति पत्नी जिसका विवाह आवेदन प्रस्तुत करने से कम 2 साल पहले पंजीकृत हो, तो ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जो पात्रता दिया गया है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ओसीआई कार्ड धारकों के बारे में देखें तो ओसीआई कार्ड योजना 2005 में नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी। ठीक है, अब 2015 में पर्सनल ऑफ इंडियन ओवरसीज यानी पीआईओ कार्ड योजना को ओसीआई के साथ मिला दिया गया है और सभी पीआईओ कार्ड धारकों को ओसीआई कार्ड धारक मान लिया गया है। ठीक है, अब भारतीय प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासी समुदाय की छठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड देने की घोषणा कर दी है। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट आपका। ठीक है, ओसीआई कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि ओसीआई एक दोहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। विदेशी सैन्यकर्मी चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त ओसीआई प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 70 के तहत ओसीआई यानी ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया का पंजीकरण निम्नलिखित स्थितियों में रद्द किया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थिति है, तो किसी व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई हो, वो इसके लिए रद्द कर दिया जाएगा। और किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध की चार्जशीट दायर की गई हो जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद का प्रावधान हो, तो उनको ओसीआई कार्ड से जो उनका ओसीआई कार्ड क्या कर दिया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ओसीआई पंजीकरण रद्द करने के आधार क्या हैं, तो धोखाधड़ी से पंजीकरण किया गया हो, भारत के संविधान के प्रति असंतोष प्रकट किया हो, और या भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों का लोकहित के लिए आवश्यक हो, आदि जो है इसके रद्द करने के आधार हो सकते हैं। आगे है ओसीआई कार्ड धारकों से संबंधित प्रतिबंध के बारे में देखते हैं। तो ओसीआई कार्ड मतदान का राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता। राजनीति का जो मतदान का अधिकार ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं ओसीआई कार्ड धारक। ठीक है, ओसीआई कार्ड धारक अग्रलिखित भारतीय संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, जो संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं, सॉरी पात्र नहीं अपात्र, ध्यान रखिएगा गलती हो जाती है। तो नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 58, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद 124 और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 217 का न्यायाधीश के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, अपात्र होंगे। संवैधानिक जो भी पद हैं वो उनके लिए ये पात्र नहीं हो सकते। ओसीआई कार्डधारक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए अपात्र होते हैं। ठीक है, लोक नियोजन अर्थात सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 के संबंध में अपात्र होते हैं। ठीक है, तो अपात्रता की बात हो रही है। ओसीआई कार्ड धारक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पदों को छोड़ करके संघ या राज्य सरकार की किसी भी लोक सेवा पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें देश में अनुसंधान, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार गतिविधियों, पत्रकारिता, प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए विशेष मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही वो घूम टहल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो अप्रवास और विदेशी विषयक यानी उन्मुक्ति आदेश 2025 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सुर्खियों में क्यों है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 के तहत अप्रवास और विदेशी विषयक आदेश 2025 को अधिसूचित किया है। ठीक है, अधिसूचित किया इसलिए चर्चा में है। आदेश के मुख्य प्रावधान के बारे में देखें
तो निम्नलिखित को पासपोर्ट वीजा से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन? तो ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बल को, निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली, भूटानी नागरिक को, वैध पंजीकरण और विशेष परमिट धारक तिब्बतियों को। ठीक है, तो इनको पासपोर्ट वीजा से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। आगे देखें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, से 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आए निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भले ही उनके पास वैध दस्तावेज न हो, ठीक है, तो उनको भी मुक्ति दी गई है। पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों जिन्होंने 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण ली थी, वो भी इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर भी लागू होती है। राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारक विदेशियों पर जहां समझौते के तहत छूट दी गई हो, ठीक, वीजा ऑन अराइवल के लिए पात्र विदेशियों पर, नौसैनिक युद्धपोत पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों पर, ठीक है, इनमें भी उन्मुक्ति देखी जा सकती है वीजा संबंधी। ठीक है, अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाली जा सकती है। तो इस अधिनियम में निम्नलिखित 4 कानूनों को समेकित किया गया है। कौन-कौन से हैं? तो पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 और आव्रजन यानी वाहक दायित्व अधिनियम 2000 के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब आव्रजन चौकियां देखें तो यह केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने के लिए विशेष आव्रजन चौकियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। ठीक है, आव्रजन ब्यूरो देखें तो यह भारत में विदेशियों को प्रवेश करने, भ्रमण करने, ठहरने और आवागमन के विनियमन तथा वीजा जारी करने सहित आव्रजन संबंधी कार्यों को करने के लिए आव्रजन ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, विदेशियों का पंजीकरण देखा जाए तो इसके तहत विदेशियों को भारत आने पर पंजीकरण अधिकारियों के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। और आगे देखें तो रिपोर्टिंग संबंधी दायित्व इसके तहत क्या-क्या है? तो एयरलाइंस आदि को अपने विदेशी यात्रियों की जानकारी देनी होगी, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को विदेशी छात्रों की जानकारी देनी होगी, अस्पतालों को विदेशी मरीजों की जानकारी भी देनी होगी। ठीक है? अपराध के बारे में देखें तो इसमें वैध पासपोर्ट या यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को 5 वर्ष तक के कारावास, 5 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान हो सकता है। ठीक है? गिरफ्तार करने की शक्ति हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के अधिकारी, कांस्टेबल अभी इसमें शामिल नहीं है। विदेशियों द्वारा अधिक उपयोग होने वाले स्थानों पर नियंत्रण, सिविल अथॉरिटी ऐसे परिसरों को बंद करने या सभी विदेशियों को ऐसे परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगाने का निर्देश दे सकती है। ठीक है, देखो कुछ बातें बेफिजूली होती है, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो मुख्य पॉइंट है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारत में भूमि पंजीकरण प्रणाली। चलिए समझते हैं क्यों है सुर्खियों में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने समी उल्लाह बनाम बिहार राज्य मामले में देश की भूमि पंजीकरण और स्वामित्व प्रणाली में मूलभूत सुधार करने का निर्देश दिया है। ठीक है, इससे संबंधित तथ्यों को देखें तो उच्चतम न्यायालय ने बिहार के उस नियम को निरस्त कर दिया जिसमें परिसंपत्ति पंजीकरण के लिए दाखिल खारिज या नामांतरण प्रमाण अनिवार्य किया गया था। ठीक है, साथ ही यह पुनः स्पष्ट किया गया कि पंजीकरण के केवल लेन देन को दर्ज किया जाता है, न कि स्वामित्व को। ठीक है, न्यायालय ने दोहराया कि पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत दस्तावेज पंजीकरण में केवल लेन देन को दर्ज किया जाता है, जबकि दाखिल खारिज जो राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करना एक अलग प्रक्रिया है जो स्वामित्व प्रदान नहीं करती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने के गोपी बनाम सब रजिस्ट्रार केस 2025 में माना कि पंजीकरण अधिनियम 1908 उप पंजीयकों को स्वामित्व अधिकार की जांच करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है, उनकी भूमिका केवल प्रशासनिक अर्थात लिपिक वर्गीय होती है। उनके लिए एकमात्र अधिदेश या स्वामित्व सत्यापित करना है कि दस्तावेज विधिवत हैं या और पक्षों से स्वेच्छा से इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, आगे समझें तो जो भूमि पंजीकरण प्रणाली के प्रकार हैं तो अभिलेख पंजीकरण प्रणाली और स्वामित्व पंजीकरण प्रणाली। अभिलेख पंजीकरण प्रणाली के बारे में देखें तो अभिलेख सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत होते हैं, लेकिन केवल पंजीकरण से ही स्वामित्व की गारंटी नहीं मिलती है। स्वामित्व को अभिलेख की निरंतर श्रृंखला
के माध्यम से सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, स्वामित्व पंजीकरण प्रणाली को देखें तो यह स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण होता है। सरकार पंजीकरण की गारंटी देती है और स्वामित्व में परिवर्तन केवल पंजीकरण के माध्यम से होता है। स्वामित्व को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में भूमि पंजीकरण प्रणाली, तो भूमि राजस्व का भूमि जो है राज्य का विषय है और विलेखों का पंजीकरण संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है। विलेखों का पंजीकरण ध्यान रखेंगे, भूमि क्या है, राज्य सूची का विषय, और विलेखों का पंजीकरण संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, भारत में डीड्स आधारित भूमि पंजीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। तो जो भारत में भूमि अभिलेख प्रणाली में सुधार हेतु उठाए गए कदम के बारे में देखें। ठीक है, तो जो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य वर्तमान की अनुमानित भू स्वामित्व प्रणाली को एक डिजिटल निर्णायक भू स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तित करना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ठीक है, अब जो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, तो इसके तहत जो शुरू की गई पहल है वो क्या है, तो विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी यूएलपीआईएन की जो या भू आधार, यह एक 14 अंक वाली अक्षर अंक की ये पहचान संख्या है। जैसे आप मान के चलिए कि आपका आधार कार्ड होता है, उसमें 12 नंबर का जो एक अंक होगा, इसी तरीके से इसमें जो भू आधार होगा, इसमें 14 अंक वाली अक्षर अंक जो है पहचान संख्या होगी। यह प्रत्येक भूखंड के अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों के आधार पर सृजित की जाती है। इसका उद्देश्य स्थावर संपदा के लेन-देन को सुव्यवस्थित करना और संपत्ति विवादों को समाधान करना है। ठीक है, अब राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली या ई पंजीकरण के बारे में देखें तो यह नागरिकों को ऑनलाइन विलेख प्रविष्टि, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन प्रवेश, दस्तावेज खोज, प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की सुविधा देकर सशक्त बनाता है ये। ठीक है, ई कोर्ट को भूमि अभिलेख पंजीकरण डेटाबेस के साथ लिंक करना, तो यह न्यायालयों को प्रमाणित और प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध कराता है। इससे मामलों का त्वरित निपटान होता है और भूमि विवादों में कमी आती है। ठीक है, आगे देखें तो भूमि अभिलेखों का लिप्यंतरण क्या है ये, इसके तहत भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए जो लिपि से संबंधित जो अंतरण है उनके बारे में है। तो अधिकार अभिलेखों को स्थायी भाषा से संबंधित संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 जो भाषाएं हैं में से किसी एक भाषा में अनुवादित या लिप्यंतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब विभिन्न राज्यों को डिजिटल भूमि अभिलेख प्रणाली के बारे में देखें तो धरणी पोर्टल या भूधारती पोर्टल तेलंगाना, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और संपत्ति लेनदेन को सुव्यवस्थित करने करके भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण करना। कावेरी पोर्टल यानी कर्नाटक, जो भूमि पंजीकरण सुधार करना है इसका, और पश्चिम बंगाल में देखें तो भूमि और संपत्ति अभिलेखों तक आसान पहुंच प्रदान करना। ठीक है, तो ये कुछ अभिलेख प्रणालियां थी। अब हमारा अगला टॉपिक है स्वामित्व योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, स्वामित्व योजना उसके 5 वर्ष क्या हुए हैं, पूरे हुए हैं। तो अब देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो स्वामित्व योजना ने अपने शुभारंभ के 5 वर्ष पूरे किए हैं। स्वामित्व योजना से आशा है ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण। ठीक है, तो इसको स्वामित्व के रूप में देखा जाता है। स्वामित्व योजना के बारे में देखें, इसमें जो फुल फॉर्म दिया है कि सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, इसको मिला करके स्वामित्व बनाई गई है योजना। स्वामित्व योजना के बारे में देखें तो शुरुआत 2020 में हुई थी। कार्यान्वयन देखें तो यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, नोट कर लेंगे। ठीक है, राज्य के राजस्व विभागों, राज्य के पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है। ठीक है, जो प्रमुख प्रौद्योगिकी भागीदार के बारे में देखें तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक इसके भागीदार हैं। ठीक है, योजना के मुख्य घटक देखें तो कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम नेटवर्क, यह सटीक भू संदर्भ जियो रेफरेंसिंग और भूमि सीमांकन के लिए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करता है।
ठीक है। अब कुछ यहाँ पे बॉक्स में दिया है, तो स्वामित्व योजना के उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। स्थानीय से लेकर के राष्ट्रीय तक की इसमें बात है। तो वित्तीय स्थिरता को देखें तो नागरिकों को संपत्ति स्थितियों से सशक्त बनाना, संपत्ति कर, स्थानीय शासन और विकास कार्यक्रमों के लिए धन यानी फंड प्रदान करना, सटीक अभिलेख रिकॉर्ड विवादों को कम करता है और ग्रामीण नियोजन यानी रूरल प्लानिंग को सक्षम बनाता है। सर्वेक्षण अवसंरचना के बारे में देखें तो सरकारी उपयोग के लिए जीआईएस मानचित्र तैयार करना, ठीक है। और जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी, जो योजना बनाने के लिए स्थानिक डेटा में सुधार करता है, ठीक है। ये उद्देश्य हैं इस स्वामित्व योजना के। अब इसमें आगे देखें तो ड्रोन मैपिंग के बारे में दिया गया है। क्या है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण बसावटों का मानचित्रण करता है। इससे संपत्ति का सटीक मानचित्र या नक्शा तैयार करके भू स्वामित्व अधिकार जारी किया जाता है, ठीक है। सूचना, शिक्षा और संचार पहल के बारे में देखें तो जागरूकता कार्यक्रम से स्थानीय आबादी को योजना के तरीकों और लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है। आगे देखें तो ग्राम मानचित्र में सुधार, ड्रोन सर्वेक्षण के प्राप्त डिजिटल स्थानिक डेटा ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले विश्लेषणात्मक टूल्स को सशक्त बनाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा जनजातीय शासन। समझते हैं जनजातीय शासन के बारे में। एक सेकेंड, क्यों है सुर्खियों में? तो हाल ही में संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने की मांग को लेकर के शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, ठीक है। आपको पता ही होगा कि अरेस्ट वरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं तो अनुसूची, जो छठी अनुसूची है उसके बारे में समझते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 के तहत छठी अनुसूची बारदोलाई समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप संविधान में शामिल की गई थी। ये बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए टॉपिक, बहुत अच्छे से इसको कवर करिएगा, ठीक है। अब यह अनुसूची, इसमें शामिल राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने राज्यों में स्वायत्त जो जिला परिषदें हैं और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें गठित करने का अधिकार देती हैं, ठीक है। तो जो स्वायत्त जिला परिषदें हैं उनकी संरचना स्ट्रक्चर देखें तो एडीसी के बारे में देखें तो अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इसमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं जबकि शेष निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों में 10 ऐसी जो है स्वायत्त जिला परिषदें हैं, ठीक है। और जो स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें के बारे में देखें तो यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल उनके बनाए द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा राज्यपाल कर सकते हैं। आगे देखें तो जो स्वायत्त जिला परिषदें और जो स्वायत्त प्रादेशिक जो परिषदें हैं तो उनके बारे में देखें तो उनके पास वन प्रबंधन, कृषि, विरासत, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है, ठीक है। और उनके पास भू स्वामित्व एकत्र करने, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने, खनिज निष्कर्षण से रॉयल्टी एकत्र करने आदि जैसे भी शक्ति होती है इनके पास, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे दिया है बॉक्स में अनुसूचित जनजाति के बारे में जो मुख्य जानकारी के बारे में देखें तो अनुच्छेद 342 का क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति यानी कि सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा और राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद कौन राष्ट्रपति यह निर्दिष्ट करते हैं कि किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए किन जनजातियों या जनजाति समूहों को एसटी माना जाएगा, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 342 का क्लॉज 2 कहता है कि संसद के पास किसी भी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने की शक्ति है। इसके पास, संसद के पास। यह सूची राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट होती है, अतः एक राज्य में एसटी माना जाने वाला समुदाय आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में एसटी माना जाएगा, ठीक है। अब यही साथ में 5वीं अनुसूची के बारे में दिया है, तो 5वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। तो जो पेशा के तहत जो राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जैसे कानूनों में संशोधन करना और जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करना, ठीक है। केंद्र सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है।
लेकिन संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक होगा। ठीक है? किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना राष्ट्रपति आदेश द्वारा जारी कर सकता है। ठीक है? और अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होती है। ठीक है? राज्यपाल को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो, राष्ट्रपति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है? आगे देखें तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य जो केस था 1997 का, तो उच्चतम न्यायालय ने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय भूमि को खनन के लिए निजी पक्षों को हस्तांतरित करने को अमान्य यानी शून्य और अवैध घोषित किया था। ठीक है? अब 5वीं और 6वीं अनुसूची के बीच में कुछ अंतर दिए हैं, देख लेते हैं क्या है। तो प्रयोज्यता यानी कहाँ पर लागू होगा, तो ये जो 5वीं अनुसूची है, ये भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा घोषित कुछ विशेष अनुसूचित क्षेत्र यानी वर्तमान में 10 राज्यों में है जो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। और 6ठी अनुसूची के बारे में देखें तो ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र होंगे इसमें। ठीक है? आप 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यानी इन चारों राज्यों को छोड़ करके बाकी में जो अनुसूचित वाला क्षेत्र है वो आपके 5वीं में आता है और ये आपके 6वीं में आते हैं। ठीक है? अब प्रशासनिक निकाय के बारे में यहाँ दिया है, तो जनजातीय सलाहकारी परिषदें होंगी यहाँ पे और यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें जो आपसे यहाँ हम बात कर चुके हैं। ठीक है? शक्तियों के बारे में देखें तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा सृजित होने के कारण जो आपके जनजातीय सलाहकारी परिषदें हैं, उनके पास सीमित शक्तियाँ होती हैं और जो मुख्यतः कार्यकारी प्रकृति की होती हैं। ठीक? लेकिन इनके पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं जिसमें कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ शामिल होते हैं और ये सभी सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं इन्हें। ठीक है? पेशा अधिनियम 1996 के बारे में देखें तो ये लागू है और यहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है? अन्य जनजातीय शासन फ्रेमवर्क के बारे में देखें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसे 1999 में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास हेतु संगठित दृष्टिकोण प्रदान करना है। ठीक है? पंचायतन उपवन के बारे में देखें तो अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 जो कि पेशा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को स्वशासन अपनाने और उनकी मूल मान्यताओं, मूल्यों और जीवन शैली को संरक्षित करने के में जो है सशक्त बनाता है ये। यह ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है, उन्हें संसाधनों, भूमि हस्तांतरण, सामाजिक आर्थिक विकास आदि से जुड़े जो अधिकार है उन्हें प्रदान करता है। ठीक है? प्रथागत जनजातीय संस्थाएं जैसे आदिवासी सभाएं, जनजातीय पंचायतें, ऐसी संस्थाएं जनजातीय समुदायों में आंतरिक शासन, संस्कृति, संसाधन प्रबंधन और संघर्ष समाधान में सार्थक भूमिका निभाती हैं। साथ ही ये संस्थाएं अक्सर औपचारिक पंचायती राज संस्थाओं के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं। ठीक है? जनजातीय विकास की दिशा में उठाए गए कदम के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान के बारे में देखें यानी पीएम जनमन के बारे में देखें तो यह एक समयबद्ध पहल है जिसका उद्देश्य 18 राज्यों, एक संघराज्य क्षेत्र में निवास करने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीज के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है? अब मिशन का उद्देश्य देखें तो 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्व पेयजल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बेहतर पहुंच जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है? इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित और 11 हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरा करने की योजना है ये। ठीक? अगला है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब इस मिशन का उद्देश्य चयनित जनजातीय बहुल गांवों में अवसंरचना का विकास करना और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को में जो है सुधार लाना, जहाँ पे जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो और कम से कम 50% जनजातीय निवासी हों। ठीक है? आकांक्षी जिलों के वे गांव जहां जनजातीय जनसंख्या 50 या उससे अधिक हो। ठीक है? ये इस अभियान के तहत शामिल होते हैं। आगे देखें तो अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम योजना। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा 41 मंत्रालय एवं विभाग प्रत्येक वर्ष अपनी योजनाओं के कुल बजट का एक निश्चित प्रतिशत जनजातीय विकास के लिए आवंटित करते हैं। ठीक है? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में देखें तो इसका उद्देश्य पर्याप्त जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना, जिसमें लगभग 40% जनजातीय आबादी को शामिल किया जाएगा। ठीक?
आगे है उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। कैसे? तो पहला है वन धन विकास केंद्र। इसमें 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 4,465 वन धन विकास केंद्र खोलने की स्वीकृति है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और साथ ही जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ आउटलेट्स, जिनके अंतर्गत 118 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। ठीक है। आगे है हमारा अगला टॉपिक है आदि कर्मयोगी अभियान। समझते हैं इसको, आदि कर्मयोगी अभियान को। क्यों है सुर्खियों में? तो हाल ही में देश भर के 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और टोलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है। ठीक है। इस दौरान आदि कर्मयोगी अभियान के एक भाग के रूप में जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र को अपनाया गया, इसलिए चर्चा का विषय बन गया। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ग्राम स्तरीय प्राथमिकताएं देखें तो प्रत्येक घोषणा पत्र में ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक और वित्तीय समावेशन तथा अवसंरचनाओं को कार्यान्वयन योग्य लक्ष्यों की रूपरेखा प्रदान की गई है। ठीक। अब साथ ही देखें तो संस्थागत तंत्र के बारे में, तो प्रत्येक गांव में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो नागरिकों के लिए सिंगल विंडो सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। अब यह ग्रामीण प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे स्वैच्छिक सेवा यानी कि आदि सेवा समय देंगे। ठीक है, स्वैच्छिक जो है 1 घंटे का समय देंगे। आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में अगर आप देखें तो यह विकेंद्रीकृत जनजातीय नेतृत्व और शासन परिस्थिति तंत्र के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है ये। ठीक है। अब कवरेज के बारे में देखें तो यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी स्तर का नेतृत्व कार्यक्रम है जो 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 11 करोड़ नागरिकों को कवर करता है। ठीक है, डेटा दिया गया है। अब मुख्य लक्ष्य के बारे में देखें तो 30 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के 550 से अधिक जिलों और 30,000 प्रखंडों के 1 लाख से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में बदलाव लाने वाले 20 लाख नेतृत्वकर्ताओं का कैडर तैयार करना। और जो नेतृत्व होगा उसके 3 स्तंभ होंगे, आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी और आदि साथी। इनके बारे में अगर आप देखें तो जो आदि कर्मयोगी है सरकारी अधिकारी जो राज्य स्तर के लेवल के या जो है ग्राम स्तर तक हो सकते हैं। आदि सहयोगी के बारे में देखें तो युवा नेता, शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में। ठीक है। और आदि साथी के रूप में जो काम करेंगे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो एसएचजी होते हैं के सदस्य होंगे, स्वयं सेवक में से जनजातीय नेता और सांस्कृतिक प्रतीक के जो भी लोग होंगे इसमें शामिल होंगे। ठीक है। आगे देखें तो विलेज विजन 2030 दस्तावेज विकास कार्यक्रम के बारे में, तो इसका जो है विलेज विजन 2030 दस्तावेज एवं विकास कार्यक्रम योजना तैयार करना, प्रमुख जनजातीय पहलों के अभिसरण के माध्यम से अंतिम छोर तक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव वर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक। अब जनजातीय गौरव वर्ष 2015 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक अपनाया या मनाया जाएगा। ठीक है। अब बहुविभागीय अभिसरण, जनजातीय कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, जल शक्ति, स्कूली शिक्षा और वन विभाग इसमें अभिसरण के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा वन अधिकार अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में देखें। सेकेंड। हाँ जी। तो चलिए वन अधिकार अधिनियम यानी एफआरए के बारे में देखें। 2006 यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में देखें तो सुर्खियों में क्यों है ये? तो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम ने वर्ष 2026 में अपने 20 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, इसलिए चर्चा में आ गए हैं ये। ठीक है। अब वन अधिकार अधिनियम के बारे में अगर आप देखें तो इसका जो उद्देश्य है वह वन भूमि पर पीढ़ियों से निवास कर रहे
वन आश्रित समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है? नोडल क्रियान्वयन एजेंसी यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और साथ ही देखें तो राज्य स्तर पर जनजातीय विभागों के साथ मिलकर के ये काम करेगी एजेंसी। अधिकार धारक के रूप में देखें तो वनवासी, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी जो है इसके धारक होंगे। अब परंपरागत जो वनवासी से आशय ऐसे किसी भी सदस्य या समुदाय से है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से वन या वन भूमि में मुख्यतः निवास कर रहा हो और जिसकी आजीविका आवश्यकताएं वन या वन भूमि पर निर्भर हों। ठीक है? ग्राम सभाओं की जिम्मेदारियों के बारे में देखें तो परंपरागत प्रथाओं और दीर्घकालिक कब्जे के साक्ष्यों के साथ आधार पर वन अधिकार समितियों के माध्यम से दावों का सत्यापन करना। ठीक है? दावों की समीक्षा उप प्रभागीय समितियों जो उप प्रभागीय स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है और जिला स्तरीय समितियां अंतिम स्वीकृति प्राधिकरण होती हैं। ठीक है? सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन जो कि वन या वन्य जीव या जैव विविधता के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए किया जाता है। ठीक? अब यहाँ सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति की जो भूमिका है उसके बारे में देखें तो सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना तैयार करना। ठीक है? राज्य सरकार की भूमिका देखें तो राज्य सरकार समितियों का गठन करती है, अधिसूचनाएं जारी करती है और वन अधिकारों की मान्यता तथा अधिकारों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करती है। ठीक है? राज्य सरकारें राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय समितियां और उप प्रभागीय समितियां गठित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है? आगे है जो फॉरेस्ट जो अधिकार हैं उसके क्रियान्वयन से संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं उनके बारे में देखें तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मामला जो 2013 का है जिसे लोकप्रिय रूप से नियामगिरी मामला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियामगिरी मामला कहा जाता है। न्यायालय ने इस वेदांता कंपनी द्वारा बॉक्साइट खनन के दावे के विरुद्ध नियामगिरी पहाड़ियों पर आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अधिकारों को मान्यता दी है। ठीक है? तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए 2 से 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो जल्दी हम कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आप पे छोड़ते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। बीच-बीच में जैसे मान के चलिए हम जो संडे है आपका, संडे को थोड़ा स्पेशल रहेगा। क्या रहेगा स्पेशल? कि जो स्पीशीज़ वगैरह हमने जो छोड़ा हुआ है टॉपिक वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है? और हम स्टार्ट करेंगे कोई एक सब्जेक्ट के रूप में जो क्विक रिवीजन के रूप में। यानी हम चाहते हैं कि आपसे जो कुछ समय का जो समय बचा है तो यहाँ पे कुछ जो आपके लिए जो बेहद ज़रूरी हो सकते हैं यानी क्विक रिवीजन के रूप में वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? जिसमें हो सकता है कि पहला हम या तो कल्चर को लें या पॉलिटी को लें, जो आप कहेंगे वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये संडे स्पेशल में रहेगा, जैसा आपको लगेगा हमें बताइएगा, हम स्टार्ट करेंगे। राय आपकी होगी। आप जब तक नहीं कहेंगे, यकीन मानिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाला। ठीक है? मुझे लगेगा कि हाँ, आपको ज़रूरत है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना और मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है? पढ़ते रहिए आप लोग और हाँ, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो आप एक से अधिक बार देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको इससे व्यूज़ है या वो सारी चीज़ें, नहीं, ऐसा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपको थोड़ा-सा कंठस्थ हो जाएँ। ठीक है? और जब याद हो जाएँगी, जब चीज़ों को आप बार-बार पढ़ेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आप पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपको समराइज़ हो जाएँगी चीज़ें। ठीक है? तो आपको वहाँ पे जो गलती होगी ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है? और उनमें से फिर आपको लगेगा ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा वो नहीं होगा। जो आप बार-बार जो क्लासेस करेंगे या फिर हो सकता है आप क्लासेस ना भी करें, आप जो आपके पास जो बुक होगी, ठीक है? यानी उस बुक को रीड करें तो आप उसी को रीड करिए, लेकिन एक से अधिक बार करिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो आपकी जो मेहनत हो रही है ना, इस मेहनत का कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। आप निरर्थक हैं।
ठीक है? आप मतलब कोई ऐसा वो नहीं होगा कि आप फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, कि चीज़ें आपको आधी-अधूरी याद रह जाएँगी और आधी-अधूरी भूल जाएँगे आप। तो वहाँ पे सिर्फ़ गलतियाँ होंगी आपसे, ठीक है? तो उससे बचने के लिए जो आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका आपको पूरा फल मिले इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हैं, आपको संविधान इस बात का अधिकार देता है, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड गुड